अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको क्या नज़र आएगा? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सबसे अच्छी बात ये ना कि कार्बोनिल के साथ आपको एक OH की पीक मिलेगी जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक पीक होती है और कार्बोक्सिलिक को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो कार्बोनिल के लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 1730 टू 1700 आती है। ओके, कल मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी कि जिसके अंदर एसिड एनहाइड्राइड का तस्करा किया था और साथ में कीटोन्स वगैरह का, तो शी आस्क्ड कि हमें कैसे पता चलेगा ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं कार्बोनिल की बहुत ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे से। तो जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कई लेक्चर से कि बिल्कुल हम लोगों को जस्ट कार्बोनिल देख के कभी भी पता अर्लियर स्टेजेस पे बहुत एडवांस हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इस तरह से नॉर्मली देखो और अभी आप बेसिक लेवल पे हो, मतलब फर्स्ट टाइम आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप फ़ौरन से एक्यूरेटली ही बता दो कि हाँ जी ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब ओवरलैपिंग रीजन्स के अंदर कार्बोनिल की वैल्यू आ जाती है। तो आप फर्दर करेक्टरिस्टिक पीक्स देखते हो ताकि आप एक्यूरेट स्ट्रक्चर को बता सको। ठीक है जी। और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा होता है इस सेंस में कि यहाँ पर आपको OH पीक नज़र आ जाती है लेकिन OH पीक की स्लाइटली यहाँ पर जो आप कंफ्यूजिंग बात कह सकते हो ये कि जब OH अल्कोहल्स वाले में आता है तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होता है बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप से और बहुत क्लियर होता है, जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन जब ये कार्बोक्सिलिक में आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मिलता है, एट टाइम्स इतना ब्रॉड होता है कि जो हमारी अल्काइल्स की यहाँ पर sp3CH और sp2CH की स्ट्रेचिंग आ रही होती है, उसके साथ ये मर्ज हो जाता है। तो थोड़ा सा हार्ड हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इसकी रेंज आपको ओवरऑल अच्छी क्या बात है कि 24 से लगेगा 3400 तक एक पूरे का पूरा रीजन ओवरलैप्ड है, ब्रॉड सा आ रहा है। अगर तो वो क्लियर नहीं है तो ब्रॉड ज़रूर आएगा और इतनी बड़ी रेंज में आएगा जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि शायद ये OH ही है। और ये वाला OH किससे बिलोंग करे? एसिड से करे है, क्योंकि ऑब्वियसली एसिड्स के अंदर आपको कार्बोनिल की पीक तो मिलेगी ही 17 टू 1730 तक की रेंज में, डिपेंड करे अगर ये अनकंजुगेटेड सिस्टम है तो फ़ाइन, क्योंकि हमने ये इसकी नॉर्मल पीक्स हम लोग देखते हैं और ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि इनके साथ कोई और ग्रुप्स नहीं अटैच जो इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्लाइटली हायर पर लेके जा रहे हैं या लो पर लेके जा रहे हैं। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा हमें CO भी तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, तो उस वाले केस में आपको एक मीडियम इंटेंसिटी की स्ट्रेच नज़र आएगी 1200 से तकरीबन 1300 के रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये वाली तीन पीक्स और जो करेक्टरिस्टिक पीक है कार्बोनिल के बाद वो आपने पहले OH को देखनी है। CO आपको हर दूसरे के अंदर नज़र आ ही रहा है, ईथर्स के अंदर आ रहा है, एस्टर्स के अंदर आएगा, कार्बोक्सिलिक्स के अंदर नज़र आएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक नहीं है, बट हाँ इन दोनों के साथ मिला के आप इसको देखो तो ये करेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट वाला स्पेक्ट्रम किसका गिवन है? आइसोब्यूटेरिक एसिड है, नीट है ये, तो मतलब ये कि कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। ओके, यहाँ पर हम लोगों को अब क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले ये आप देखो तो इस किस्म का आपने पैटर्न अभी तक के स्पेक्ट्रम्स में कहीं भी नहीं देखा, जितने भी स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखे हैं। तो ऑलमोस्ट 2400 से 3200 तक एक काफ़ी ब्रॉड सा एरिया है जिसने अपने अंदर बाकी के भी जो अल्काइल सी स्ट्रेचेस थी, चाहे वो sp2 में थी या sp3 में थी, उनको यहाँ पर अपने अंदर ऑब्सक्योर कर लिया। अच्छी इंडिकेशन है एसिड होने की। फर्दर हमने कहा 17 के ही लगभग, ऑलमोस्ट 17 के स्लाइटली बिलो या स्लाइटली अबव आपको एक कार्बोनिल स्ट्रेच नज़र आ रहा है। तो दो आपको करेक्टरिस्टिक पीक्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिसके बारे में आपने थोड़ी देर रुक के ज़रूर सोचना है कि ये क्या हो सकता है, और जब आप इस किस्म का पैटर्न देख लो तो फिर अपनी उन सोचों को फोकस्ड कर लो कि बिल्कुल ये एसिड ही है। सही है जी। ओके, इसके अलावा अच्छी बात ये होती है कि एसिड्स के अंदर आपको आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी मिलती है, और ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 800 से 1000 के रीजन में यहाँ पे एक ब्रॉड सी मिल रही होती है OH की।
कुछ केसेस के अंदर ये वीक भी हो जाती है। फिंगरप्रिंट रीजन है, वैसे भी यहाँ पर पीक्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट इसको देख लो तो फिर इसको यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर मिल रहा है तो फर्दर कंफर्मेशन हो रही है। इसके अलावा 1200 प्लस माइनस पे आपको क्या नज़र आएगा, एक CO की स्ट्रेच नज़र आएगी। तो ये आपको क्या बता रही होती है, 1200 से 1300 में कि CO भी प्रेजेंट है। तो 1 2, बल्कि इसको 1 करिए, पहले हमने कार्बोनिल ही देखना होता है, कार्बोनिल देन दिस एंड देन दिस। तो ये 4 पीक, सिंपल सा सिस्टम है। आपको किसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि यहाँ पर एसिड है और एरोमेटिक नहीं है वो। एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा है 1400 से 1600 तक की रेंज के अंदर आपको कोई एरोमेटिक पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर आपको 800 से 1000 तक कोई सब्स्टिट्यूटेड पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपने क्या लेना है कि कोई एलिफेटिक ही है। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली वाला स्ट्रक्चर नहीं बता सकते तो हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि एसिड किस नेचर के, एलिफेटिक नेचर का है। एक्चुअली यहाँ पर एलिफेटिक किस तरह के हैं किस तरह के नहीं बताना तब भी मुश्किल हो जाता है कि sp2ch एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या ऐसा कोई और सिस्टम कि आपके पास यहाँ पे जो OH का रीजन आ रहा होता है ना वो काफ़ी ब्रॉड है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो अपने अंदर बहुत सी पीक्स को हाइड कर रहा है, लेकिन जनरल आपको आइडिया हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसको कंपेयर अगर हम लोग करें ना ऊपर वाले को और अब इसको देखें तो ये बेंजोइक एसिड का है। यहाँ पर जो डॉट डॉट लिखे हुए हैं निजोलमल, जो हम लोगों ने कहा था कि ये आप सॉल्वेंट प्रिपरेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्चुअली सारी की सारी वीडियोस अभी अपलोडेड नहीं हैं, जो अगर तो मेरी क्लास स्टूडेंट के अलावा जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आई विल ट्राई कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जो हम लोग यूवी को डिस्कस कर चुके हैं और जो IR के थोड़े बहुत लेक्चर्स हमने ले लिए थे इंट्रोडक्टरी, तो वो मैं वक्त के साथ अपलोड कर सकूं। लेकिन अभी के लिए ये वाली यहाँ पर इस रीजन के अंदर पीक्स आ रही होती हैं, ये हमारे इस मिनरल ऑयल की होती हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अपने सैंपल को डिज़ोल्व करके उसका IR स्पेक्ट्रम लिया है। इससे पहले वाले जो नीट लिखा हुआ होता है इसका मतलब है हमने उसके अंदर कोई सॉल्वेंट नहीं डाला हुआ, वो आपने डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म के अंदर ही अपने सैंपल को लिया हुआ है IR करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप कोई सॉल्वेंट लोगे तो वो अपनी पीक्स भी तो शो करेगा ना। अच्छा एनीवे यहाँ पर देखिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक आपको 1700 पे 1700 से स्लाइटली बिलो ही आपको एक कार्बोनिल की पीक्स नज़र आ रही है अच्छी सी, और फिर इसके अलावा हम लोगों को एरोमेटिक रीजन के अंदर जो ये वाला रीजन होता है यहाँ पर भी हमें पीक्स नज़र आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि कंजुगेशन में है, कंजुगेशन किस टाइप की होगी, अगर हम लोगों को फर्दर इस रीजन के अंदर जो कि 680 690 से ऑनवर्ड्स 800 900 तक जाता है, अगर इसके अंदर आपको कोई और पैटर्न नज़र आ रहा है 2 पीक्स वाला, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है 2 पीक्स वाली जो होता है वो आपको क्या दे रहा होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक्स। और यहाँ पर जो इनके लिए एक ओवरटोन आती थी 1800 से 2100 तक, वो इस वाले केस में नॉइस के अंदर ही कहीं पर मर्ज हो गई है, तो वो क्लियर नहीं है, बट दिस इज़ मोर देन इनफ। एंड देन अगेन 1400 से 1600 का रीजन फर्दर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पर मल्टीपल पीक्स हैं कि ये एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है और ऑब्वियसली कंजुगेटेड भी है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको 2400 से लेके वंस अगेन 3200, यहाँ पर छोटे इन्होंने इस शोल्डर को भी कंसिडर किया हुआ है, तो ये वाला सारा रीजन आपको क्या दे रहा है, एक पीक दे रहा है जो OH हाइड्रोजन बॉन्ड जो OH इसके साथ होगा उसकी वजह से हो सकती है। वेल इसके अंदर भी ऑफ कोर्स हम लोगों ने कंसनट्रेटेड फॉर्म में ही यूज़ किया हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसकी वजह से ये स्लाइटली आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्रॉडेंड फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है। और जो OH ग्रुप है ये प्रेजेंट है कि नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि आपको ऑलमोस्ट 900 के लगभग OH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी नज़र आएगी, तो ये आपको फर्दर कंफर्म कर देती है कि सिस्टम है तो एसिड और किस नेचर का है, एलिफेटिक या एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली ये आपको ये इंफॉर्मेशन क्या दे रही है, वो एरोमेटिक है। इसको और इसको दोबारा से कंपेयर कर लें, ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पर देखें नीट एंड क्लीन, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये वाला एरोमेटिक है और वो वाला नहीं है। डिस्कशन सेक्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया। तो
जो हम डिस्कस कर चुके हैं ना उसको आप समझें, अब हम समराइज़ करें वही बातें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं, या आप इस तरह से कह लें जो बातें लिखी होती हैं वही हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो एक्सट्रीमली ब्रॉड OH की एब्जॉर्प्शन आनी है, बिल्कुल आनी है, हम लोगों ने देख ली है। और इसके अलावा ये जो बैंड होता है ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ब्रॉड हो रहा होता है जो आप डायमर लेते हो, क्योंकि अगर हम लोग इवन इसको सॉल्वेंट के अंदर भी डाल दें तो फिर भी जो एसिड्स होते हैं ये प्रेफर करते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपने डायमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग होगी वो हमें किस रीजन के अंदर मिलती है, 30 to 60 मिलती है मोनोमर के लिए। और डायमेरिक फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो स्लाइटली कम हो जाती है, लेकिन अगर हम लोग हाई डिल्यूशन भी कर दें तो भी कहीं ना कहीं डायमर ज़रूर बनता है। कंजुगेशन अगर आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अल्फ़ा पोजीशन पे हेलोजिनेशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगी, हेलोजन मज़ीद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा तो कार्बोनिल को स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रेंथन की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं एसिड डायमर के लिए वो 1250 के करीब मीडियम इंटेंसिटी पे आती हैं, और जो ब्रॉड बैंड आएगा वो हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन की वजह से आ रहा होता है 930 के करीब। तो 1260 पे भी हमने देखी है और 900 के करीब भी देखी है ये। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही थी, और इस वाले केस में भी हमें यहाँ पर CO स्ट्रेच नज़र आ रही थी, और ये तकरीबन 900 के रीजन में OH का आउट ऑफ बेंडिंग नज़र आ रहा था। सही है जी। कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ OH वाली को देखना है, देन आउट ऑफ प्लेन वाली में भी देखिएगा। ओके, इससे जो नेक्स्ट है वो हमारे एस्टर्स हैं, हमारे कह लें या किसी के भी कह लें। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं इनके अंदर बेसिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये लिखा हुआ देख लीजिए। R होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, और इसके साथ वंस अगेन O एंड देन कोई भी R ग्रुप हो सकता है। R एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। अब इस तरह से है, बल्कि आप पहले देख लें फिर मैं आपको जो पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ वो बताऊँगी कि क्या है वो। तो जी जो कार्बोनिल के लिए आती है IR एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ एस्टर्स वो आपको 1735 टू 1750 मिलेंगी रफली। एलिफेटिक वाले केसेस के अंदर वंस अगेन कंजुगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर हम लोग इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सिंपली अटैच कर देते हैं जिसका कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, अगर है भी तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है उस ग्रुप से, तो उसके कार्बोनिल को स्ट्रेंथन करके वैल्यू को हाई कर सकता है। ओके, अगर रिंग वाला केस हम लोग पढ़ेंगे तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, स्पेशली फॉर लैक्टोन्स के लैक्टोन्स क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर्स होते हैं ना, तो फिर जो ऑक्सीजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता रेजोनेंस के थ्रू। क्यों नहीं कर पाता, इसकी सारी रीज़न मैंने वहाँ पर दी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी इन केस या देख लें और अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जैसे रिंग स्ट्रेन बढ़ता जाता है sp2 कैरेक्टर जो होता है कार्बोनिल का वो S कैरेक्टर बाहर ज़्यादा अपीयर होता है, P कैरेक्टर अंदर ज़्यादा अपीयर होता है, तो बाहर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एक्सोसाइक्लिक वाला, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से स्ट्रेंथनिंग हो रही है और हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी। ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या फोकस्ड में रख रहे हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रा को। तो ये देखिए जो एस्टर ग्रुप में कार्बोनिल है उसकी हमने अभी कहा कितनी होती है, 1750 के करीब, 1730 से लेकर एलिफेटिक हो। और अगर हम कंजुगेशन वाला सिस्टम कोई देख रहे हैं जिसका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है उस वाले केस में ये वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी ना। जो 1750 है वो 40 तक चला जाता है, और जो अल्कीन है वो आपको 1625 टू ये वाले अल्कीन जो होते हैं ये 1640 तक अपीयर होते हैं। दो बैंड्स आ सकते हैं अगर तो सिस ट्रांस हो तो, जो ज़्यादातर केसेस में अगर आपको तब कभी याद हो एस सिसॉइड और एस ट्रांसॉइड भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और अगर वो नहीं भी हैं और इस वाले केस में वो सिस और ट्रांस के दो डिफरेंट आइसोमर बना रहे हैं। अब अगर हम लोग इसके अंदर कोई एरोमेटिक इस साइड पे अटैच कर दें तो उसने भी क्या करना है, कंजुगेशन वाला ही रोल अदा करना है। sp2 ही कार्बन है तो उसकी क्या करेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कम करेगा।
दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम लोग इस वाले पार्ट को कांस्टेंट रखते हैं और ऑक्सीजन के साथ वाले को हम लोग कंजुगेशन के अंदर कन्वर्ट कर दें। अब देखिए क्या होगा, अगर आपने ऑक्सीजन के साथ वाला लगा दिया तो ये इसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। क्यों? रीज़न ये होती है कि अदरवाइज़ तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था, अगर ये वाला ग्रुप नहीं है, यहाँ पर देखिए इस तरह का सिस्टम है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था बेसिकली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा था और इस वाले की वीकनिंग कर रहा था। इसी तरह से ये वाले बॉन्ड भी रेजोनेट कर रहे थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम का पार्ट होने की वजह से, और CO बॉन्ड की एलोंगेशन हो रही थी या वीकनिंग हो रही थी, तो IR फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती जा रही थी। इस वाले केस में क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन है वो आप समझें 50% अगर यहाँ पर जा रहा है तो 50% यहाँ पर भी जा रहा है। ठीक है, रफली इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि जितने कुछ चांसेस इसके यहाँ पर भी तो है ना, अगर यहाँ पर हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अदरवाइज ऑक्सीजन जब आइसोलेटेड था तो जितनी अपना इफ़ेक्ट कार्बोनिल को वीक करने में लगा रहा था, अब वो फर्दर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी इन्वॉल्व हो गया। तो उसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड के मुकाबले में जो अल्फ़ा इस वाले पोजीशन पे आ रहे होते हैं, तो ये इसको कम इम्पैक्ट करने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्लाइटली हायर रेंज के ऊपर अपीयर होता है। अगर हम लोग साइक्लिक की बात करें, ये वाली जिस तरह से लाइन होती है ये बता रही है कि साइक्लिक सिस्टम है, डिग्री क्या है साइक्लिक के अंदर कार्बन की, वो डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर तो ये साइक्लिक हैं और छोटी रिंग है तो क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, और अगर रिंग साइज लार्जर है अप टू 6 मेंबर, मतलब साइक्लोहेक्सेन तक वाला लेक्टोन जिसको आप कहते हो, तो अगर उस तक है तो फिर साइज ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। साइज इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि C डबल बॉन्ड O क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली वीक होता जा रहा है। इसके अलावा जो CO की अपनी स्ट्रेच आती है, तो ये यहाँ पर भी कहाँ आएगी, 1000 से 1300 ही आती है। ओके, अब ज़रा आप मेरी बात को समझिएगा, जो मैं पॉइंट रेस करना चाह रही हूँ। एस्टर्स को देखें और देन कीटोन को सोचें, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो इसके अंदर क्या है और उसके अंदर क्या है, बेसिकली उसमें था R C डबल बॉन्ड O नहीं था, डायरेक्टली R और ये वाला कार्बोनिल अटैच थे। इसके अंदर क्या आ गया, OR आ गया, फ़र्क सिर्फ ये हुआ है। और जो RC डबल बॉन्ड OR कीटोन था, इसकी जो बेंडिंग हो रही होती है, और जो बेसिकली OR की या CO की इस केस में बेंडिंग हो रही है, वो किस रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1000 to 1300। तो अगर आपका कोई सिस्टम कंफ्यूज करेगा, अगर आपने इस पर ध्यान ना दिया, तो वो दो ही ग्रुप हो सकते हैं, एक कीटोन है और वर्सेस एस्टर्स। इसके अलावा जितने भी हम लोगों ने अभी तक फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं उनको बहुत ज़्यादा इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है फर्स्ट साइट में। इन दो वाले को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप बहुत अगर कीन ऑब्जर्वर हो तो आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे, और अगर आपने प्रैक्टिस ना की ना बच्चों, तो फिर एग्ज़ाम्स में मुझसे गिला नहीं करना है, ठीक है। आई विल ट्राई कि जब हम लोगों के ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स ख़त्म हो जाएं तो फिर हम लोग एक लेक्चर स्पेक्ट्रम एनालिसिस पे करेंगे, जिसमें हम अननोन स्पेक्ट्रम लेंगे जहां आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी, तो हम उनको साथ में करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उस तरह से भी चीज़ें क्लियर हों कि देखते कैसे हैं, तो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ना। तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन है एथिल ब्यूटेरेट का। अच्छा, एक और बुक मैंने यहाँ पर ओपन की थी जहाँ पे बहुत इंतहाई सिंपल सा एक स्पेक्ट्रम गिवन है एथिल एसीटेट का। तो ये देखें वैल्यूज़ अगर आपको नज़र आ पाए, तो यहाँ पर हम लोगों को ऑब्वियसली एक बैंड तो नज़र आ जाता है 1700 के लगभग, तो कार्बोनिल की कन्फर्मेशन हो जाती है। फर्दर हम लोग इसके अंदर क्या देख रहे होते हैं, यहाँ जो आप डी वाला बैंड देख रहे हो, ऑलमोस्ट 1200 से 1300 ही रीजन बन रहा होता है, या 1150 से 1300। तो इस वाले रीजन में CO का स्लाइडली ब्रॉड बैंड आपको नज़र आता है, जो इंडिकेशन दे रहा होता है कि हो सकता है कि ये ग्रुप एस्टर हो। घंटी बजनी चाहिए आपके दिमाग में। ये वाला जो होता है का CO वाला, ये एट टाइम 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं इस वाले एरिया में, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर भी C जो है इस वाले के साथ भी अटैच्ड है यहाँ पर। तो बेसिकली
या तो ये दो पीक्स को शो करता है या फिर एक पीक हो तो यहाँ पर छोटा सा शोल्डर आ जाता है, और जो ये आती है ज़्यादातर केसेस में वो ब्रॉड होती है। सही है। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है 2800 के लगभग, तो वो मैथिल और मिथाइलिन की है जो हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे होते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए या चेन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर भी आपको 1400 से स्लाइटली बिलो नज़र आ रही है एक पीक, जिनको इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये हमें पता है किसके लिए होती है, मैथिल के लिए होती है CH3 स्ट्रेचिंग। और यहाँ से अगर आप फर्दर ऊपर थोड़ा सा देखो तो मिथाइलिन के लिए भी होती है। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक पीक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताने में हेल्पफुल हो सकती है। तो 1 2 एंड बस। ठीक है, ये वाली दो ग्रुप्स पे आपने फोकस करना है, बैंड्स पे, जो आपको बता सकते हैं कि ये कौन सा है कंपाउंड। ये बुक मैं यादेव की देख रही हूँ। ठीक है, आप इसको इजीली लाइब्रेरी जेनेसिस से डाउनलोड कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं पैविया में। तो एथिल ब्यूटेरेट स्लाइटली उससे कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज इतना है नहीं, बट देख लेते हैं। 1700 पे कार्बनिल, गुड। फिर कहाँ जाना चाहिए? OH को ढूंढते हैं, OH तो है नहीं है। उसके अलावा अभी तक हम लोगों ने कार्बनिल में एल्डिहाइड पढ़ा था, एल्डिहाइडिक पीक भी यहाँ पर कोई नहीं है 2700 पे। और क्या हो सकता है? और कीटोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग इस वाले रीजन में चले जाएं तकरीबन 1000 से 1200 या 1250 तक, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है? मैंने कहा था अभी भी कि एक से ज़्यादा पीक होती हैं, बाज़ दफ़ा 3 या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, और अगर नहीं है तो आपको छोटे छोटे शोल्डर्स नज़र आएंगे, और ये रिलेटिवली कीटोन के मुकाबले में ब्रॉडर होती हैं। सही है जी। तो यहाँ पर हमें अब क्या नज़र आ रहा है? 2 कार्ब CO की स्ट्रेच नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है CO की 2 क्यों है? एक CO ये है और दूसरा CO ये है। समझ रहे हैं? अगर मैं इसको हाईलाइट कर पाऊँ ये वाले, तो O के साथ 2 C हैं, दो तरफ हैं, तो यहाँ पर 2 CO स्ट्रेच शो होगी। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे देता है कि एस्टर हो सकता है। फर्दर ये वाले करेक्टरिस्टिक पीक्स नहीं है, ये हम लोगों को वैसे ही जो उसके अंदर अल्काइल चेन उसके लिए मिलते ही हैं 2800 से 3000 या 3100 की रेंज में। जो आपको दो पीक्स मोस्टली मिलती हैं या एक मर्जो के मिलती है, वो sp3ch और sp2ch के लिए होती है। अगर मुझे नंबर याद रहा तो आई थिंक सो 74 पेज जो मेरे पास है, इसमें इन लोगों ने बताया हुआ था कीटोन का। तो मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि आप उसको देख लो एक दफ़ा, ताकि ये चीज़ आपको यहीं पर क्लियर हो जाए। ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद आना चाहिए कीटोन। ये है जी कीटोन वाले केस के अंदर। देखें यहाँ पर हमें कंपैरेटिवली क्या नज़र आ रहा था? बहुत ज़्यादा शार्प पीक्स थी, और उस वाले केस में आपको ब्रॉड नज़र आ रही हैं। समझ रहे हैं ना? शार्प और इतना डिफरेंस नहीं है। मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, इन दो फंक्शनल ग्रुप्स की बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, हम खुद भी करेंगे लेकिन आप लोगों ने भी करनी है। 82 पेज पे जाना है, राइट? ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किसका? मैथिक्लोरेट है। इसमें अगर हम लोग देखें तो एक सबसे पीक हम लोग, मैं स्ट्रक्चर को फोकस्ड में नहीं ला रही हूँ, आप पीक्स को देखिए पहले। यहाँ पर आपको एक पीक नज़र आ रही है जो कि तकरीबन 1700 पे ही है, और उसके साथ हम लोगों को यहाँ पर 1600 के लगभग भी एक पीक नज़र आ रही है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये दे देती है कि अगर दो पीक्स इस तरह से आ रही हैं तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है वंस अगेन। और जो अल्कोहलिक के लिए थी, एल्डिहाइडिक के लिए थी, वो कुछ भी अपीयर नहीं हो रही हैं, तो हमने उनको रूल आउट कर देना है। अब हम एस्टर्स को अगर सोचें तो उस वाले केस में हम लोगों को यहाँ पर मैंने कहा था 1000, ये जो 1100 से 1250 तक की रेंज होती है, इसमें अगर आपको दो पीक्स नज़र आ रही हैं या फिर इवन डबलेट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये CO स्ट्रेच होती है। फाइन, ये CO है। और ये वाली जो थी हमारे पास 1400 के लगभग वाली, ये आपकी एग्जिस्ट कर रही है फॉर मैथिल ग्रुप्स जो CH3 की वेंडिंग हो रही होती है।
फर्दर आपको यहाँ पर एक तकरीबन 900 के रीजन के अंदर एक नाइस ब्रॉड पीक नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं शोल्डर भी दे रही है। तो ये हमारे पास आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग करेक्टरिस्टिक होती हैं फॉर वन वन डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स। तो यहाँ पर देखो 1 एंड 1 एक ही कार्बन के ऊपर दो सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड होने का एक और सबूत है। इस वाले केस के अंदर जो CH स्ट्रेच थी sp3CH स्ट्रेच थी वो यहाँ पर क्या हो गई है आपको अपीयर हो रही हैं तकरीबन 2900 पे। तो अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं तो जो पीसेस इंफॉर्मेशन आपको मिली हैं उन सबको एक जगह पे गैदर कर देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रही है द सिस्टम इज़ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एंड जो अनसैचुरेशन का पैटर्न है वो किस तरह से है, 1 1 डाई सब्सटीट्यूटेड है। अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है तो जो जो फंक्शनल ग्रुप हम कर चुके हैं वो रूल आउट हो रहे हैं। ठीक है, कीटोन वाले केस के अंदर यहाँ पर जो R C डबल बॉन्ड ओ R की बेंडिंग होती थी उसका पैटर्न ऐसा नहीं होता है, उसकी रेंज ऐसी ज़रूर होती है। तो यहाँ पर जो अब आपको नज़र आ रहा है स्प्लिटेड या ब्रॉड नज़र आए तो वी हैव एनालाइज्ड कि वो क्या होता है, CO की स्ट्रेच होती है जो कि एस्टर से बिलोंग कर रही होती है। यहाँ पर और देखें एस्टर थोड़ा सा क्योंकि इट्स सेल्फ कंफ्यूजिंग है तो ये अच्छा है कि पेविया में बहुत से स्पेक्ट्रम है। या देव वाला जो मैंने अभी आपको बताया था उस बुक में वेल मुझे यूवी उसमें बहुत अच्छी लगी है नो डाउट, लेकिन उसमें IR की इतनी डिटेल्स नहीं है क्योंकि ये आप स्पेक्ट्रम से देख सकते हो जितने अच्छे आपको स्पेक्ट्रम मिल सकें एंड पेविया ने ये बहुत जस्टिफाई किया इसके साथ। यहाँ पर देखिए क्या नज़र आ रहा है, कार्बनिल की पीक है वाओ 1800 के लगभग आ गई है। अदरवाइज़ अभी कहाँ पर थी, बाकी सब में 1700 के लगभग थी। तो 1800 का मतलब ये है कि कोई ना कोई कार्बनिल के साथ चाहे वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट था वो ऐसा सिस्टम था जिसको स्ट्रेंथन कर रहा है। फर्दर अगर हम लोग देखें तो आपको 1600 में भी एक पीक नज़र आ रही है। वेल क्या ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड हो सकता है, तो आपने कभी भी ऐसे वाले सिस्टम को अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं मानना। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, अल्फ़ा पोजीशन कार्बनिल का नेक्स्ट कार्बन होता है, मतलब ये अल्फ़ा है और अगर इसके साथ बीटा होता तो बीटा होता ना। ये वाली एग्जांपल देख लें, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा और क्या है अनसैचुरेटेड हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के जो साइड में दो कार्बन है उनके बीच में अल्कीन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ अल्कीन ग्रुप आ गया। इस वाले केस में आपने क्या पढ़ा था, स्लाइटली वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो यही बेसिक डिफरेंस होना है। कोई भी एग्जामिनर कभी कहीं आपसे पूछ ले कि एस्टर के अंदर दो जगह पे कंजुगेशन डाल सकते हो, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड भी, ऑक्सीजन के टर्म के साथ भी आप अल्कीन डाल सकते हो, तो कैसे पता चलेगा जी। तो बहुत ज़्यादा इजी है। जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड होता है उस वाले केस के अंदर कार्बोनिल की पीक कहाँ पर आपको एग्जिस्ट करती हुई मिलेगी, 1700 के करीब। लेकिन इस वाले केस में आपको वो 1800 के करीब मिलेगी, स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड को मान लिया तो फिर आपने समझो क्वेश्चन को गलत कर दिया है। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है लेकिन अल्कीन ज़रूर है सिस्टम में, सही है। उसके बाद हम लोग जब जा रहे 1100 से तकरीबन 1250 की रेंज में दो पीक्स मिल रही हैं और नॉर्मली हमने कहा ब्रॉडर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कीटोन, जो कीटोन की R C डबल बॉन्ड O R बेंडिंग होती है। तो पता चल गया ना कि हैं ये बिल्कुल एस्टर्स ही हैं। वेट आपको और यहाँ पर क्या मिलेगा, तकरीबन हम लोगों को 800 से लेके 1000 के रीजन में हमने कहा था कि अगर तो विनिलिक ग्रुप हो तो इसके लिए दो पीक्स मिलती हैं। ये देखिए आपको दो पीक्स यहाँ पर बहुत नाइस सी मिल रही हैं। तो आपको विनिलिक बता रही है ये विनाइल पोजीशन ही है ना, ये वाली दो। इसका मतलब ये है कि आपके कंपाउंड के अंदर जो ये वाला बॉन्ड था ये किस नेचर का था, उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वाली आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग ने भी बता दी है। सही, ये आपको क्या मिल रहा है, ऑलमोस्ट जो हम लोगों का रीजन होता था 3000 से स्लाइटली अबव एंड 3000 से स्लाइटली बिलो, मतलब 2900 से 3100 इन इस रीजन के अंदर दोनों पीक्स आ रही होती हैं, अलग अलग होती हैं दो, लेकिन इस वाले केस में क्या वो मर्ज हो गई हैं। sp2CH की भी और sp3CH की भी, तो उन्होंने एक ही नाम लिख दिया CH का स्ट्रेच। क्लियर है? आई होप नहीं क्लियर तो आप अच्छा है, मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, तुम वीडियो पे हूँ, आप लोग खुद से भी रिवाइंड कर सकते हो चीज़ों को।
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट किसका है, मेथिल बेंजोएट। मेथिल बेंजोएट में है तो एस्टर ही, लेकिन एरोमेटिक है। अभी तक आपने एरोमेटिक नहीं पढ़ा ना, अभी तक आपने सिंपल एस्टर पढ़ा, फिर उसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, फिर विनिलिक वाला पढ़ा। तो 1800 के करीब आगे पीक, फाइन, लेकिन 1600 के लगभग जो पीक है, और उससे नीचे जाओ तो 1400 पे भी है। तो हम ओवरऑल एरोमेटिक इसीलिए कहते हैं कि आपको 14 से 1600 की रेंज ओवरऑल इस रेंज के अंदर पीक्स मिलती हैं। फर्दर कन्फर्मेशन यहाँ पर जाकर लेते हैं, राइट, किस तरह का सब्स्टिट्यूशन पैटर्न है। तो इस और इस को देखकर ये मानना है कि अब ये एरोमेटिक है। देखें ऊपर वाले रीजन में क्या था, ये 1400 के एंड पे एग्जिस्ट कर रही है, ये नहीं हो सकती है। ये वाली किसके लिए एग्जिस्ट कर रही थी, ये जो CH3 था उसके लिए थी, राइट। अल्काइल की आती हैं बेंडिंग, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली 1400 के ऊपर है, ये भी सेम उसके लिए है। पैटर्न को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक्स की इस तरह मल्टीपल ढेरों ढेर मैसी सा स्पेक्ट्रम आता है। तो ये वाला इस तरह का हम लोगों ने किसी मेथल और मिथाइलिन के लिए नहीं देखा, राइट। तो ये आपको ये वाली चीज़ प्लस आप इसको इसके साथ रख के देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये वाकई ही sp2 एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पर हमें फर्दर इसकी पीक भी मिल जाती है, लेकिन हम लोगों ने ये देखना है। ओके जी, ये पीक और इसके बाद आपने हमेशा अगर यहाँ अल्कीन को समझ रहे हो तो इस वाले रीजन में जाके कंफर्म करना है, राइट। ओके जी, मोनो सब्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन मिल गई है, एरोमेटिक की भी मिल गई है, सी डबल बॉन्ड की भी मिल गई है, कीटोन है या नहीं है तो वो जस्ट इस रीजन से पता चल सकता है। तो यहाँ पर आपको ब्रॉड CO की स्ट्रेच दो पीक्स में वंस अगेन नज़र आ रही है, तो ये फिर क्या है, मेथिल बेंजोएट ही है, मतलब कि सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप एटलीस्ट ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको आइडिया ये मिल जाता है कि हाँ जी एस्टर्स हैं और कुछ एरोमेटिक ग्रुप है उसके अंदर, और यहाँ पर उसके अंदर मेथिल भी है और मोनो सब्स्टिट्यूशन है। तो बस डन हो गया कि ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर है पार्ट्स के अंदर। प्रोबेबिलिटी ज़रूर बता सकते हो आप। ओहो, ये क्या चीज़ आ गई है जी, काफ़ी हद तक आप इसको कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम कह सकते हो टू इंटरप्रेट। लेकिन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रम का मतलब ये नहीं होता कि वी हैव टू इंटरप्रेट पीक फॉर पीक, वी ओनली हैव टू सी फॉर द करेक्टरिस्टिक पीक्स जो आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दैट्स इट। एंड IR को आप कंप्लीट स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए यूज़ नहीं करते हो, अगर कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए हम लोगों को एक पीक मिल रही है जो कि 1800 पे भी नहीं है, और ये स्ट्रेट आ रही है आपके पास तकरीबन 1650 के लगभग। ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है कि तो जो कार्बोनिल था उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो गया है कि उसके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड की क्या हो रही है, वीकनिंग हो रही है, और ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई है इसकी। तो ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं, अभी आपको नहीं पता ये कार्बोनिल किस नेचर का है, लेकिन कोई भी कार्बोनिल हो उसके साथ ये सिनेरियो तभी हो सकते हैं कि एक तो उसके साथ आपने sp2 को ही अटैच किया हो, चाहे वो एरोमेटिक हो या चाहे वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो, और प्लस आपने उसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर दी है जो उसको इतना रिड्यूस लेकर जा रही है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए 1400 से 1600 के रीजन में ये जो इतना गंद बुला रहा है ये बता रहा है कि एरोमेटिक ही है, ठीक है, वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है। फर्दर अगर यकीन ना आए तो आप इस वाले रीजन में जाकर देखते हो तो आपको क्या मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है मोनो सब्स्टिट्यूशन का। ओके यहाँ पे इसका देखें, अब जो CO की स्ट्रेच है उस वाले केस में यहाँ पर हमने जो बात की थी कि एट टाइम्स मल्टीपल पीक्स भी आ जाती हैं, दो भी आ जाती हैं, या अगर एक आए तो उसका शोल्डर मिल जाता है, या इवन अगर आपको शोल्डर भी नहीं मिल रहा तो ब्रॉड ज़रूर होती है, अनलाइक कीटोनिक केस के अंदर जो आ रही थी। सही है, तो यहाँ तक अभी आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एस्टर ही है इस वाले पैटर्न को देख के, और इस वाले पैटर्न को एटलीस्ट देख के। एरोमेटिक तो है ही ना, ये तो आपको अलग इन्फॉर्मेशन है, एरोमेटिक तो किसी का भी हो सकता है। अच्छा, ये वाला जो हम कह रहे थे कि इसके साथ कोई ना कोई ऐसा ग्रुप है sp2 जो उसको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की फॉर्म में या एरोमेटिक की फॉर्म में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी हमने असेसमेंट लगाई थी कि हो सकती है, तो वो है कि नहीं है यहाँ पर हमें कैसे पता चल सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको 3200 से 3200
के लगभग के रीजन में कहीं ना कहीं आपको ये ब्रॉड सी पीक नज़र आ रही होती है, तो OH बॉन्डेड होता है ये। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप जिस हद तक बता पाओगे वो क्या हो सकता है, कार्बोनिल along with some aromatic and which is hydrogen bonded, वरना ऐसी ब्रॉड पीक अल्काइल की सूरत में कभी भी नहीं आती है। ठीक है, ये वाला फॉर श्योर आपको इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि जो सिस्टम है वो किस तरह का है जी, हाइड्रोजन बॉन्डेड ही है। अच्छा, अब ऐसा होता है, बल्कि वेट कर ले, नीचे डिस्कशन में सब वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, जनरल फीचर्स इसके क्या हैं, हमने कहा ब्रॉड CO स्ट्रेचिंग आ जाती है जो आपको कीटोन से अलग कर सकती है, अदरवाइज़ तो कोई टोन जैसा ही है नज़र आ रहा होता है। सही है। उसके बाद कंजुगेशन में क्या होता है, हम सब ये पढ़ चुके हैं, आपके पास एक एथिल ब्यूटारेट था, फिर मेथिल ब्यूटारेट था, एंड देन मेथिल बेंजोएट था, तो मेथिल एक्रिलेट था, सॉरी। तो इस वाले केस में इसकी वैल्यू क्या होनी है, सबसे ज़्यादा होनी है, देन अल्फा बीटा अनसैचुरेशन से कम कर रहे हो, और अगर आपके पास ये वाला ग्रुप आ जाए, इन दोनों का आपस में कंपैरेबल होता है, वैल्यू जस्ट कंपैरेबल होती है कार्बोनिल की, लेकिन वही वाली बात है कि क्या हम वैल्यू की बेस पे डिस्टिंग्विश करेंगे या हम लोग इसका और इसका पैटर्न देख के करेंगे, तो ऑब्वियसली हम साथ में इनके फुल पिक्चर को लेकर चलेंगे। अब अगर कंजुगेशन सिंगल मतलब एस्टर बॉन्ड के साथ हो रही है तो वो क्या करेगी, कार्बोनिल को वीक कर देगी, और दूसरे वाला केस हो सकता है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ मतलब विनिलिक टाइप बना दे तो क्या होगा। तो इस केस में हमने कहा था कि ऑक्सीजन जो अदरवाइज इसको दे रहा था प्लस M के इफेक्ट की वजह से इसको वीक कर रहा था, अब वो इस बॉन्ड के अंदर भी इंगेज हो रहा है तो इसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर 1738 है, और आप देख सकते हो कि बॉन्ड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती जाएगी कार्बोनिल उतना वीक होता जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा, प्लस आपको यहाँ पर OH की पीक भी मिलेगी 3200 के लगभग। अगर हम लोग साइक्लिक एस्टर्स को देखें, स्पीड में तब ज़्यादा कर रही हूँ, एक तो मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो गई, और दूसरी बात ये है कि ये सारे फैक्टर्स हम लोग आई गेस जो आपको फैक्टर अफेक्टिंग कार्बोनिल वाली लेक्चर है उसके अंदर मिल रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगी डाल दूँ। साइक्लिक एस्टर्स के अंदर अगर हम लोग ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि रिंग साइज डिक्रीज़ होता है तो कार्बन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखें 35 से 70 काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 40 तक का जंप लग गया। नॉर्मल वैल्यू 1738 40 कर लो 1740, लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन करें तो वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कर रहे हैं या इस वाली पोजीशन पे कार्बोनिल के साथ कोई sp2 लगा रहे हैं तो वो क्या काम करता है, यहाँ पर बॉन्ड को मूव करता है, बॉन्ड मूव करने की वजह से जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी क्योंकि CO बॉन्ड वीक हो जाता है। इसके अलावा अल्फ़ा हेलो इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, -I का इफेक्ट लगाते हैं, कार्बोनिल को स्ट्रेंथन कर देते हैं, इंक्रीज़ हो जाती है वैल्यू। अगर तो अल्फ़ा कीटो एस्टर्स हैं इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको इस केस में क्या मिलता है कि ये जो C डबल बॉन्ड हो है इनकी तकरीबन बहुत नियर बाय वैल्यूज़ ही आएंगी ना, तो या तो आपको दो डबलेट्स मिलते हैं, एक डबलेट मिलता है, दो पीक्स मिलती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें एक शोल्डर मिल जाए, एक ही कार्बोनिल के ऊपर वो स्लाइटली स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ जो बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगर बीटा कीटो एस्टर्स हों तो बीटा कीटो एस्टर्स कौन से होते हैं, इस तरह के होते हैं जो हम लोगों ने बीटा कीटोन्स भी पढ़े थे, 1,3 कीटोन जिनको आप कहते हो, तो उसके अंदर हमने कहा था वो ज़्यादा इनोलिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करें, जहाँ पे आपको इनोल OH के लिए भी मिल रहा था और कीटो फॉर्म के लिए भी मिल रहा था। अगर आपको याद हो, मैं रिवाइंड करके वो पेज नंबर मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है, कीटोन वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो इसका इक्विलिब्रियम होता है कीटो टॉटोमर और इनोल टॉटोमर का, ये ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता है कीटो वाले फॉर्म के अंदर। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न माइट भी ये हो सकती है कि जो इसका ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ऑलरेडी करने की कोशिश कर रहा है जो एस्टर का है, तो जब ये वाले ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन इस तरफ जा रहा है तो ये इतने अवेलेबल नहीं होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो उस वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इनोल फॉर्म इतना बनता भी नहीं है। तो अगर तो कीटो और इनोल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होता है तो आपको जो कीटो ग्रुप के लिए टॉटोमर के लिए वैल्यू मिल रही होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का डबलेट मिलता है
क्योंकि दो कीटो के अंदर दो कार्बोनिल हैं, 720 पे और 40 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग एविडेंस देखें इनोल के लिए तो आपको वीक इंटेंसिटी का ऑफन डबलेट ही मिलता है, वो 1650 के करीब मिलेगा। लेकिन क्योंकि इनोल की ऑब्वियसली कंसनट्रेशन इतनी कम होती है, इक्विलिब्रियम उस तरफ इतना जाता ही नहीं है, तो जो OH की हाइड्रोजन स्ट्रेच होती है ये बीटा डाइट कीटोन्स के अंदर नहीं मिलती, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पर वैल्यू स्पेक्ट्रम गिवन भी नहीं है जो मैं आपको कहीं से बता दूँ। अब जो CO की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है एस्टर में, वंस अगेन यही आपके पास एक क्लू हो सकता है जिसको आप एस्टर और कीटोन से अलग कर सको। तो उसकी शेप को चलते फिरते उठते बैठते जितना माइंड में घुमा सकते हो ज़रूर रखो अपने सामने ताकि क्लियर रहें चीज़ें। तो अगर हम लोगों को दो या फिर मोर, जो हमने दो की भी एग्जांपल देखी है, हमने डबल शोल्डर की भी एग्जांपल देखी है, और हम लोगों ने एक से ज़्यादा जमघटे की भी एग्जांपल देखी है, तो आपको क्या नज़र आता है यहाँ पर CO है, ये कंफर्म हो जाता है 1000 से 1300 के लिए। और इसके अलावा जो CO स्ट्रेच अल्कोहलिक पार्ट के लिए आ रही होती है ना, मतलब जो OR वाला पार्ट है, इसके लिए जो CO स्ट्रेच आ रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीकर होती है। 1100 टू 1150 जो हमने कहा, ऑलमोस्ट कभी कभी इसके डबलेट्स ही मिलते हैं। और जो 1300 से 1100 तक का रीजन होता है ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा होता है। हमें बहुत हर एक फाइन डिटेल जितनी पीक्स हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको एक भी स्ट्रॉन्ग पीक ब्रॉड नेचर की नज़र आ जाए तो बस आप सुकून का सांस लें कि ये आपका एस्टर है और मोस्ट प्रोबेबली ये कीटोन नहीं है। तो अगर इवन अगर आपको श्योर नहीं हो रहा है ना, तो ये आप लिख सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिडिक्शन लगा सकते हैं यहाँ पर कि क्योंकि इस रीजन के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये ब्रॉड है, तो अगर ब्रॉड है तो फिर ये एस्टर है, ठीक है। तो आपके इस कमेंट पे आपकी कुछ ना कुछ जान बख्शी ज़रूर हो सकती है जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एमाइड हैं और एसिड हेलाइड्स हैं और इसके अलावा रह जाते हैं आपकी एनहाइड्राइड्स। तो इन तीनों को अगर तो ये कम कम हुए तो एक ही वीडियो के अंदर कवर करके इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, फिर थोड़ी सी एक लेक्चर में या दो में जो जिस तरह से भी हुआ प्रैक्टिस कर लेंगे।